अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो है पैनिक जो है वो डिसऑर्डर। सबसे पहले आपको डायग्राम में जो है वो पैनिक अटैक वर्सेस हार्ट अटैक के दिमाग जो है वो डिफरेंस दिखाया गया। पैनिक अटैक की बात करें तो बेसिकली पैनिक अटैक में पेशेंट को शार्प या स्टैबिंग चेस्ट पेन हो सकती है, या चोकिंग सेंसेशन जो है वो उसको थ्रॉट में हो सकती है ड्यू टू एनी स्ट्रेसर जो है वो उसको जो है वो हो सकता है। किसी जो है या वो पर्टिकुलर प्लेस में जाए तो वहाँ जाके जो है वो एकदम जो है वो पैनिक अटैक उसको आ सकता है। जबकि हार्ट अटैक की बात करें तो स्पेसिफिकली वो ड्यू टू हाइपोक्सिया जो है वो होगा, जिसमें जो है पेशेंट को डल प्रेशर फील होगा वेस्ट बोन पे, और ये पेन जो है वो पे रेडिएट हो रही होगी नेक की साइड पे, जॉ पे, जॉ एंड जो है वो लेफ्ट आर्म वाली साइड पे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पैनिक डिसऑर्डर की जो है वो डेफिनेशन बताई है कि पैनिक डिसऑर्डर इज कंपोज ऑफ डिस्क्रीट एपिसोड्स ऑफ पैनिक अटैक। यानी इस डिसऑर्डर में जो है वो पेशेंट को डिफरेंट किस्म के जो है वो डिफरेंट एपिसोड्स होंगे पैनिक अटैक के। डिस्क्रीट कहते हैं सेपरेट जो है वो, यानी हो सकता है एक आपको जो है वो 30 मिनट का और दूसरा 25 मिनट का, एक 15 मिनट का। तो इतना डिस्क्रीट जो है वो एपिसोड ऑफ पैनिक अटैक पे जो है वो ये डिसऑर्डर कंसिस्ट ऑफ होता है। जो उनका ड्यूरेशन होता है नॉर्मली वो 15 से 30 मिनट होता है। पैनिक अटैक का रैपिड होते हैं, वो इंटेंस होते हैं, और उसमें जो है वो एस्केलेटिंग एंजाइटी होती है पर्सन को, जिस पर्सन को जो है ये पैनिक अटैक्स हो रहे होते हैं। इसके साथ साथ पर्सन जो है वो ग्रेट इमोशनल फियर महसूस करता है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल जो है वो डिस्कम्फर्ट भी महसूस करता है। आगे ये नीचे पैनिक अटैक के लिहाज से कुछ सिम्टम्स बताएंगे। ड्यूरिंग पैनिक अटैक पर्सन को जो है वो ओवरवेलमिंग इंटेंस एंजाइटी हो सकती है कि उसको ये लगेगा कि मैं बस जो है वो आई एम गोइंग क्रेजी, मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं रहा। और ये नीचे दी गई 4 से ज़्यादा सिम्टम जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होंगी। जैसे पल्पिटेशन उसको हो सकती है, जिसमें हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। स्वेटिंग उसको हो सकती है। ट्रैमर ट्रैमर कहते हैं ऑसिलेटिंग जो है वो मूवमेंट। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। सेंस ऑफ सफोकेशन उसको हो सकती है। चेस्ट पेन हो सकती है। नोजिया, एब्डोमिनल डिस्ट्रेस, डिजीनेस, प्रेस्थीसिया जिसमें नमनेस हो जाती है। हाथ पाँव सोन हो जाते हैं। चिल, हॉट फ्लैशेस। तो ये सारी जो है वो सिम्टम्स हैं। इनमें से 4 से ज़्यादा जो है वो पैनिक अटैक के दौरान जो है वो पेशेंट में प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि आप पैनिक डिसऑर्डर को जो है वो का ऑनसेट क्या है। ऑनसेट देखा जाए तो ज़्यादातर जो है वो पैनिक डिसऑर्डर का जो ऑनसेट है वो इसका जो पीक होता है वो लेट अडोलसेंस में होता है, और मिड जो है वो 30 में होता है। पैनिक अटैक के दौरान पर्सन जो है वो डिस्क्राइब करता है कि वो खुद से जो है वो हिमोहर्सल से डिस्कनेक्टेड है, बीइंग डिस्कनेक्टेड है फ्रॉम हिमोहर्सल, जिसके लिए टर्म यूज़ की जाती है डीपर्सनलाइजेशन। यानी पर्सन का अपने आप से कांटेक्ट नहीं रहता। अगर वो खुद को मिरर में देखे तो वो कहता है ये कौन है, ये तो मैं नहीं। तो उस लिहाज से जो है वो पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग, अपनी थॉट के लिहाज से जो है वो, या अपने बॉडी इमेज के लिहाज से जो है वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है। समथिंग दैट थिंग्स आर नॉट रियल, उसको जो है उस ड्यूरिंग उस अटैक के दौरान लगता है कि चीज़ें कुछ भी रियल नहीं है, सब एक ड्रीम की तरह जो है वो चल रहा है उसके सामने। ड्यूरिंग अटैक जो है वो क्लाइंट ओवरवेलम हो सकता है, यानी उसको ये लगेगा कि ही इज़ डाइंग, वो मर रहा है, उसको खुद पे कंट्रोल नहीं रहा है, या गोइंग इनसेन। क्लाइंट जो है वो इवन सुसाइड जो है वो जो है वो कमिट जो है वो इसमें कर सकते हैं, जिनको पैनिक अटैक जब उनको आता है। इसके साथ साथ जो है वो क्लाइंट कुछ ऑटोमेटिज्म शो कर सकता है, विच आर ऑटोमेटिक एंड अनकॉन्शियस जो है वो मैनरिज्म। यानी ड्यूरिंग पैनिक अटैक जो है वो हो सकता है कि जो है वो पर्सन जो है कुछ ऐसी जो है वो इनवॉलंटरी मूवमेंट शो करे जो उसके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं हो, जैसे कि टैपिंग फिंगर, जिंगलिंग, कीथ को घुमाना, या अपने हेयर्स को ट्विस्ट करना। इसके साथ साथ जो है वो ड्यू टू पैनिक अटैक जो है पर्सन के रिलेशनशिप में भी जो है वो ऑल्ट्रेशन हो सकती है, और उसको ईटिंग और स्लीपिंग में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बात करें तो ये बताया हुआ है कि आप पैनिक डिसऑर्डर को डायग्नोज कब करते हो। पैनिक को आप तब डायग्नोज करते हो जब किसी पर्सन को जो है वो रिकरेंट या अनएक्सपेक्टेड जो है वो पैनिक अटैक्स उसको जो है वो आ रहे हैं, फॉलो बाय एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ परसिस्टेंट कंसर्न और वरी। और उसके साथ साथ जो है वो पिछले 1 मंथ से जो है वो उसको कॉन्टीन्यूसली जो है वो वरी हो, टेंशन हो कि उसको फ्यूचर में जो है वो अटैक आ जाएगा, या उसकी जो है वो उसकी वजह से जो है वो उन अटैक्स की वजह से सिग्निफिकेंट बिहेवियरल चेंजेस आ रही हों, तो उस तब आप जो है वो पैनिक डिसऑर्डर को जो है वो डायग्नोज करते हैं। यानी इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब पर्सन को जो है वो अटैक्स जो है वो रिकरेंट हो और अनएक्सपेक्टेड हो, उसके साथ साथ जो है वो पिछले 1 मंथ से सारा सिलसिला चल रहा हो, और उसके साथ उसको कॉन्टीन्यूसली परसिस्टेंटली जो है वो वरी हो कि मुझे फ्यूचर में अटैक हो जाएगा, या बिहेवियरल जो है वो चेंजेस आ रही हैं, तो तब हम डायग्नोज करते हो। बिहेवियरल चेंजेस जो बिहेवियरल पैटर्न है पीपल का विद अगोराफोबिया। अगोराफोबिया के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली फियर फोबिया होता है जिन लोगों को किसी पर्टिकुलर प्लेस में जाके
या किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए आते हैं या सिचुएशन के लिए आते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे जो है वो फियर होता है जिससे उनके लिए एस्केप होना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, या उस सिचुएशन से उनके लिए एस्केप जो है वो एम्बैरसिंग होता है या डिफ़िकल्ट होता है। तो उस फ़ोबिया को आप कहते हो अगोराफोबिया। इस अगोराफोबिया में जो है वो पर्सन को जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है, यानी उसको दो तरह के गेन हो सकते हैं, एक प्राइमरी गेन एंड दूसरा सेकेंडरी गेन। प्राइमरी गेन होता है जो बीइंग सिक होकर मिलता है, यानी आपको जो है वो उसमें जो है वो जब फोबिया की वजह से आपका जो एंजाइटी ड्राइवन बिहेवियर होता है तो उसकी वो आपको जो है वो गेन मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पर्टिकुलर प्लेस से फोबिया है या फियर है तो आप वहाँ जाना छोड़ दोगे, उसको जो है वो अवॉइड कर दोगे, ठीक है, तो वो प्राइमरी गेन आता है। सेकेंडरी गेन में आता है कि उस फोबिया की वजह से, उस पैनिक अटैक की वजह से जो है वो आपको जो है दूसरों की टेंशन तवज्जो मिलेगी, तो वो आ जाता है सेकेंडरी गेन। ट्रीटमेंट की बात की जाए जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी गेन को हम जो है वो सोमैटिक सिम्टम इलनेस में जो है वो गेन जो है वो डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट में आ जाओ तो ट्रीटमेंट में पैनिक डिसऑर्डर को नॉर्मली ट्रीट किया जाता है कॉग्निटिव जो है वो बिहेवियरल टेक्निक को यूज़ करके, यानी उस पर्सन में जो है वो उसकी जो थॉट्स जिसकी वजह से वो एकदम पैनिक हो जाता है, वो पर्टिकुलर बिहेवियर जिसकी वजह से वो एकदम पैनिक हो जाता है, तो उसको आप इसको जो है वो बेहतर करते हो। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पेशेंट को सिखाते हैं कि किस तरीके से अपनी स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सकता है या ड्यूरिंग पैनिक अटैक खुद को रिलैक्स कर सकता है। इसके साथ साथ जो मेडिकेशन यूज़ की जाती है उसमें बेंजोडाइज़ेपिन आ जाता है, SSRI एंटी डिप्रेसेंट, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और एंटी हाइपरटेंसिव आ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो पैनिक अटैक्स जिनको आते हैं वो हाइपरटेंसिव भी जो है वो होते हैं, तो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन भी यूज़ की जाती है पैनिक अटैक्स को मिनिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू DSM-5 कि पैनिक अटैक इज कैरेक्टराइज बाय फोर और मोर ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो 13 आपको सिम्टम दी गई इनमें से जब 4 या 4 से ज़्यादा पर्सन में प्रेजेंट होंगी और जो है वो, तो तब आप उसको डायग्नोज करोगे कि इसको जो है वो ही और शी है जो है वो पैनिक अटैक। जैसे इसमें पल्पिटेशन आ जाता है, स्वेटिंग, ट्रम्बलिंग, शेकिंग, सेंसेशन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाता है, स्मूथरिंग आ जाता है, फीलिंग ऑफ चोकिंग, चेस्ट पेन, नॉर्दिया, एब्डोमिनल डिस्ट्रेस, फीलिंग डिजी, अनस्टेडी, लाइट हेडेडनेस, अनस्टेडी जिसमें वो अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं कर पाता, फीलिंग ऑफ अनरियलिटी जैसे डीरियलाइजेशन या बीइंग डिटैच फ्रॉम वन सेल्फ, डीपर्सनलाइजेशन जिसके लिए आप टर्म यूज़ करते हो, लूजिंग द कंट्रोल या गोइंग क्रेजी या फियर ऑफ डाइंग, नमनेस उसको या टिंगलिंग सेंसेशन उसको हो सकती है, चिल और हॉट फ्लैशेस है। अगर किसी पर्सन में जो है वो ये जो सारी सिम्टम दी गई हैं इनमें से फीवर देन 4 प्रेजेंट है तो उसको फिर आप कहते हो लिमिटेड सिम्टम पैनिक अटैक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि इसकी जो है वो नर्सिंग इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है पैनिक अटैक की, कि जो है वो अगर पैनिक डिसऑर्डर के साथ पेशेंट है तो आप उसके जो है वो क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन देंगे। उससे पहले हम आ जाएँ थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं कि इसकी साइको सोशल असेसमेंट के लिहाज से जो है वो हम जो है वो क्या करेंगे। साइको सोशल असेसमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो आपके पास सबसे पहले इन पेशेंट की आ जाती है हिस्ट्री में अगर बात की जाए तो इस तरह के पेशेंट जो है वो आपके पास नॉर्मली तभी जो है वो ट्रीटमेंट के लिए जब आएंगे जब जो है वो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, या जब वो पैनिक अटैक में होंगे तो तभी वो आपके पास जो है वो हिस्ट्री के लिए आएंगे। अदरवाइज जो है वो आपके पास हिस्ट्री के लिए जो है वो आपके पास जो है वो हॉस्पिटल नहीं आएंगे। तो ट्रीटमेंट में लोग नॉर्मली तभी सीख करते हैं जब उनको जो है वो सेवरल जो है वो पैनिक अटैक्स हों या ये रिपोर्ट करते हैं। नॉर्मली हिस्ट्री में इस तरह के पेशेंट जो है वो रिपोर्ट करते हैं कि आई फील लाइक आई एम गोइंग और क्रेजी, जैसे कि हमने पीछे बताया था कि ड्यूरिंग पैनिक अटैक जो है वो पेशेंट को ओवरवेलमिंग एंजाइटी हो सकती है। पेशेंट आपको ये कहेगा कि उसको लगा था कि ही इज हैविंग हार्ट अटैक, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि जो है वो ये हार्ट अटैक नहीं है, आपकी जस्ट एंजाइटी है। जनरल अपीयरेंस की बात की जाए तो इतना कि पेशेंट आपको जो है वो बज़ाहिर तो जो है वो नॉर्मल नज़र आएंगे, लेकिन उनके अंदर एंजाइटी के साइन हो सकते हैं, या स्पेशली जब वो कंसर्न हो या वरी हो कि उनको फ्यूचर में जो है या उनको बस अभी कुछ देर में जो है वो पैनिक अटैक होने वाला है फ्यू मोमेंट में, तो तब वो जो है वो एंशियस हो सकते हैं। अगर उनकी क्लाइंट जो एंशियस होते हैं उनकी स्पीच जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है रेट में, पिच में एंड वॉल्यूम में, और उनको जो है वो एक जगह चेयर पर बैठने में जो है वो डिफ़िकल्टी हो सकती है। ऑटोमेटिज्म जो है वो इस तरह के पेशेंट में प्रेजेंट हो सकती है, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की, अभी पीछे बात की है कि इसमें अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक अनकॉन्शियस मैनरिज्म होते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं जो उस पर्सन के कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि टैपिंग फिंगर, जिंगलिंग की या ट्विस्टिंग हेयर्स वगैरह। बेसिकली पर्सन जो है वो ये सारी मूवमेंट्स को परफॉर्म करता है अपनी एंजाइटी को जो है वो मिनिमाइज़ करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है मूड एंड अफेक्ट। मूड एंड अफेक्ट की बात की जाए तो नॉर्मली तरह के पेशेंट जो है वो एंशियस हो सकते हैं,
वरीड हो सकते हैं, टेंस हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं, सीरियस और सैड हो सकते हैं। स्पेशली जब वो अपने पैनिक अटैक को जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है वो इवन वो रोना भी शुरू हो सकते हैं। या कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो जब आपसे अपना जो है पैनिक अटैक को डिस्कस करेंगे तो वो एंगर को एक्सप्रेस करेंगे कि आई एम अनएबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। ठीक है, इसके साथ साथ ड्यूरिंग पैनिक अटैक कुछ पर्सन जो है वो आपको रिपोर्ट करेंगे दे फील जो है वो डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन, जैसे कि हमने पीछे जो है वो बात की थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है थॉट प्रोसेस एंड कंटेंट। अगर इस तरह के पेशेंट की थॉट प्रोसेस एंड कंटेंट की बात की जाए तो इस तरह के पर्सन जो क्लाइंट होते हैं ड्यूरिंग पैनिक अटैक वो ओवरवेल्म होते हैं, दे बिलीव दे डाइंग एंड लूजिंग कंट्रोल या गोइंग इनसेन, वो पागल हो रहे हैं। ठीक है, इनकी थॉट्स जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो सकता है वो, या उनकी जो एबिलिटी टू थिंक रैशनली वो लूज हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सेंसोरियम एंड इंटेलेक्चुअल जो है वो प्रोसेस। ड्यूरिंग पैनिक अटैक जो है वो पर्सन जो है वो कंफ्यूज हो सकता है या डिसोरिएंटेड हो सकता है, और ही और शी जो है वो इन्वायरमेंटल जो क्यूज़ है उसको प्रॉपर तरीके से रिसीव नहीं कर पाएगा, उसको उनसे प्रॉपर तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। जजमेंट एंड इनसाइट की बात की जाए तो इस तरह की पेशेंट की ड्यूरिंग पैनिक अटैक जो है वो जजमेंट सस्पेंडेड हो जाती है कि वो उस सिचुएशन से खुद को स्केप नहीं कर पाते, या उनको लगता है कि बस अगर उस एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में वो हैं और वहाँ उनको पैनिक अटैक हो रहा था तो उनको होता है कि बस हम कितना इस बिल्डिंग से जो है वो बाहर निकल जाएं, हम भाग जाएं जो है। तो नॉर्मली अगर वो भाग भी जाते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से रियलाइज़ नहीं कर पाते कि आगे जो है वो डेंजर है या कोई खतरा है। इंसाइट इनटू पैनिक डिसऑर्डर जो है वो सिर्फ तब हो सकती है जब आप पेशेंट को एजुकेट करो जो है वो इस डिसऑर्डर के बारे में कि ये डिसऑर्डर इस तरीके से। पर स्टिल बहुत सारे पेशेंट जो है वो इनिशियली बिलीव करते हैं कि दे आर हेल्पलेस, और जो है वो अपने एंजाइटी अटैक पे जो है वो पे कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर इस तरह के पेशेंट का सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इस तरह के जो क्लाइंट्स होते हैं वो खुद को ब्लेम ज़्यादा कर रहे होते हैं, उनकी सेल्फ ब्लेमिंग स्टेटमेंट होती हैं। वो आपको अगर आप उनकी हिस्ट्री लो तो वो कहेंगे कि आई कांट बिलीव आई एम सो वीक एंड आउट ऑफ कंट्रोल, आई यूज टू बी हैप्पी वेल एडजस्टेड पर्सन, लेकिन ड्यू टू दीज पैनिक अटैक्स जो है वो मैं जो है वो खुद को खुश नहीं रख पा रहा या खुद को जो है वो हैप्पी नहीं रख पा रहा, क्योंकि उनका ज़्यादातर टाइम इसी चीज़ में कंज्यूम रहता है कि वो किस तरीके से अपनी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट में जिस तरह के आ जाता है, हमने बात कर ली सेल्फ कॉन्सेप्ट के बाद नेक्स्ट आ जाता है रोल एंड रिलेशनशिप। अब रोल एंड रिलेशनशिप की बात की जाए तो इस तरह के पेशेंट की जो रोल एंड रिलेशनशिप है उनमें भी जो है वो डिस्टर्बेंस आ सकती है, क्योंकि उनकी जो इंटेंस एंटिसिपेशन होती है कि उनको जो है वो पैनिक अटैक हो सकता है, उसकी वजह से उनकी सोशल ऑक्यूपेशनल या जो फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इस तरह के जो लोग हैं वो ज़्यादातर अवॉइड करेंगे पीपल्स को, प्लेसेस को या इवेंट्स को जिनमें जो है वो जो इवेंट्स एसोसिएटेड होते हैं विद प्रीवियस जो है वो पैनिक अटैक में। तो इस तरह के लोग जो है वो कोशिश करेंगे जिनको ये पैनिक अटैक होते हैं कि वो उन सारी सिचुएशन को, उन इवेंट्स को या उन प्लेसेस को जो है वो अवॉइड करें। नेक्स्ट आ जाता है इसमें जो है वो फिजियोलॉजिकल एंड सेल्फ केयर कंसिडरेशन। ड्यू टू पैनिक अटैक उनकी स्लीपिंग या जो ईटिंग पे हैं कि वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, उनको स्लीपिंग या ईटिंग जो है वो प्रॉब्लम इस तरह के पेशेंट्स को जो है वो हो सकते हैं। तो ये आपके पास आता है साइको सोशल असेसमेंट के जो पैनिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट हैं उनकी साइको सोशल असेसमेंट जो है वो क्या होगी। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास नर्सिंग इंटरवेंशन के। इतना कि पेशेंट को जो पैनिक डिसऑर्डर के साथ होते हैं या पैनिक अटैक के साथ होते हैं उन पेशेंट के लिए जो है वो आप क्या नर्सिंग इंटरवेंशन देते हो। सबसे पहले कि आपने पेशेंट को सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी है, जैसे कि हमने पीछे बात की थी कि जब वो पर्सन पैनिक अटैक में होता है तो वो सुसाइडल अटैम्प्ट जो है वो कर सकते हैं, इसलिए आपने सबसे पहले उसको सेफ़ इन्वायरमेंट बतानी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ड्यूरिंग पैनिक अटैक जो है पर्सन जो है वो खुद को जो है वो हार्म पहुँचा सकता है। पेशेंट के साथ है ना जब तक कि उसको पैनिक अटैक है, उसको अलोन छोड़ के नहीं चला जाना, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो है वो पेशेंट में ड्यू टू पैनिक अटैक जो है वो हो सकती है। पर्सन को इनकरेज करना है कि वो डीप ब्रीथिंग पे ज़्यादा फोकस करे ताकि उसकी जो स्ट्रेस एंजाइटी है वो मिनिमाइज हो। पेशेंट से काम एंड रीशोरिंग वॉइस यूज़ करके आपने टॉक करना है। रिलैक्सेशन टेक्निक उसको सिखानी है कि किस तरीके से वो अपनी एंजाइटी को मिनिमाइज कर सकता है। हेल्प करना है क्लाइंट को कि वो यूज़ करे कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक, जिससे वो अपनी वो सारी नेगेटिव थाट्स या जो उसकी जो है वो उसकी एंजाइटी को मज़ीद इंक्रीज़ करती हैं या उसको प्रोन करती हैं टूवर्ड्स पैनिक अटैक, उनको जो है वो रीस्ट्रक्चर करे या उनको चेंज करे। इसके साथ साथ जो है क्लाइंट को हेल्थी एक्टिविटी में इंगेज करना है ताकि जो है वो उसकी
उसकी जो एंजाइटी है वो कम से कम हो सके, जो उसके स्ट्रेसेस हैं उसको डिक्रीज़ करना है, और जो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन है उनको जो है क्लाइंट को सिखाना है कि किस तरीके से जो है वो उन सिचुएशन को अवॉइड करना है। इसमें आप पेशेंट को जो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सिखा सकते हो, गाइडेड इमेजिनरी माइंड डाइवर्शनल मेडिटेशन थेरेपी द्वारा जो है वो उसको सिखा सकते हो कि किस तरीके से जो है वो अपनी एंजाइटी को मिनिमाइज कर सकता है, जैसे कि हमने पीछे जो है वो डिस्कस की थी। नेक्स्ट आता है क्लाइंट एंड फैमिली एजुकेशन। फैमिली को आप जो है वो ब्रीदिंग कंट्रोल एंड रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में बताते हो, ताकि जब पेशेंट को जो है वो पैनिक अटैक में जाए तो फैमिली जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो, या क्लाइंट को पता हो कि उसने किस तरीके से टेक्निक्स जो है वो यूज़ करनी है। पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजी जो है आपने पेशेंट के साथ डिस्कस करनी है, ताकि उसे पता हो कि उसने अपने स्ट्रेसर से किस तरीके से पॉजिटिवली जो है वो कोप करना है। रेगुलर एक्सरसाइजेज के लिए इंकरेज करना है पेशेंट को, जो पेशेंट को फैमिली को बताना है कि मेडिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, फॉलोअप की क्या इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर तरीके से रेगुलर फॉलोअप लेना है। इसके साथ साथ जो है वो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक जो है वो पेशेंट को सिखानी है, क्योंकि उसको कहना है कि आपने ये जो पर्टिकुलर उसको टास्क दिया है उसके लिए उसको जो है वो एक टाइम स्केड्यूल बता देना है कि इस टाइम के अंदर आपने फिनिश करना है। फिर उसको जो है वो टू डू लिस्ट जो है वो बतानी है कि जो जो टास्क परफॉर्म कर ले उस पर टिक करता जाए, और जो उसके बिस्तर रह गए उस पर जो है वो जो उसने करने हैं उस पर जो है वो उस जो कंप्लीट कर चुका है उस पर क्रॉस कर दे, जो आइटम को कंप्लीट कर, जो भी रह गए आगे उनके आगे नो लिख दे, ताकि उसको जो है वो पता हो कि मैंने कौन कौन से टास्क। तो यूँ उसकी जो है वो टाइम मैनेजमेंट सिखा के आप उसकी माइंड डाइवर्शन एक तरह से कर सकते हो, ताकि उसका फोकस जो है वो अपने टास्क पे और एंजाइटी पे कम हो। इसके साथ साथ आपने पेशेंट का जो है वो कम्युनिटी के साथ जो कांटेक्ट है उसको मेंटेन रखना है, और उसको जो है वो पार्टिसिपेट करवाना है डिफरेंट किस्म की स्पोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इस तरह के पेशेंट समटाइम ड्यू टू पैनिक अटैक खुद को उनके अंदर अवॉइडेंस बिहेवियर आ जाता है, कि वो कहते हैं कि हम दूसरों को अवॉइड करें तो यूँ हमारी एंजाइटी जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी, क्योंकि अगर दूसरों के सामने हम एकदम पैनिक हो जाएंगे तो ये हमारे लिए एम्बैरसिंग हो सकता है। तो उस सेंस में जो है वो आपने जो है वो पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो अपना कॉन्टैक्ट कम्युनिटी के साथ मेंटेन रखे, और डिफरेंट किस्म की स्पोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो पार्टिसिपेट जो है वो करता रहे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो आता है फोबिया। फोबिया, अब जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है खौफ, डर जो है वो, ये आपको एक छोटी डेफिनेशन बताइए फोबिया की, कि फोबिया यानी इलॉजिकल इंटेंस एंड परसिस्टेंट फियर है किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का या सोशल सिचुएशन का दैट कॉज एक्सट्रीम डिस्ट्रेस एंड इट इंटरफेयर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग। यानी वो जो पर्सन को फियर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन का, वो उसको वो जानता है कि इलॉजिकल है, उसका जो फियर होता है वो इंटेंस भी होता है और परसिस्टेंट भी होता है, उसकी वजह से कोई डिस्ट्रेस हो सकती है, उसकी जो नॉर्मल रूटीन की फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अब यहाँ पे एक बात याद है कि फोबिया के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसी नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस आपका हुआ है तभी आपको जो है वो फोबिया हो। बहुत सारी सिचुएशन ऐसे होता है कि जिसमें पर्सन का उस ऑब्जेक्ट या उस सिचुएशन का भी कांटेक्ट हुआ भी नहीं होता, बट स्टिल दे ही और शी हैव जो है वो फोबिया फॉर दैट ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। इस तरह जो फोबिया के साथ लोग होते हैं उनको ज़्यादातर जो है वो उसमें जो है वो हैव रिएक्शन दैट इज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू सिचुएशन और सर्कमस्टांस। यानी एक नॉर्मल बंदे का जो रिएक्शन होता है एक सिचुएशन के लात से उससे कई गुना उनका जो है वो ज़्यादा होता है, और बहुत सारे इंडिविजुअल इवन रिकग्नाइज करते हैं कि उनका ये फियर जो है वो अनयूजुअल है, इरेशनल है, लेकिन वो पावरलेस होता है, उसको स्टॉप नहीं कर पाते। इसी तरह जो पीपल फोबिया के साथ हैं उनको जो है वो एंटीसिपेटरी एंजाइटी हो सकती है। एंटीसिपेटरी एंजाइटी मीन के वो सिर्फ अगर सोच ही लें उस फोबिक ऑब्जेक्ट का तो उनको जो है वो एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो है वो लाइफ जो है वो सिवियरली लिमिटेड जो है वो हो सकती है। अवॉइडेंट उनका बिहेवियर हो सकता है उस एंजाइटी को मिनिमाइज करने के लिए। फोबिक डिसऑर्डर के अगर डायग्नोज की बात की जाए तो इसे तब बनाया जाता है जब फोबिक बिहेवियर जो है वो सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर करे पर्सन की लाइफ में। जैसे अगर आप में से किसी को जो है वो इंसेक्ट, किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट, लिजर्ड या कॉकरोच में ऐसे फियर, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको फोबिक डिसऑर्डर। हाँ, अनलेस एंटिल वो फियर जो है वो आपकी लाइफ को में इतना इंटरफेयर करना शुरू कर दे कि इसकी वजह से आपकी जो इंपॉर्टेंट काम है या जो आपकी इंटरपर्सनल या ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है उसमें डिफ़िकल्टी होना शुरू हो गई है, आपको मार्क डिस्ट्रेस होना शुरू हो गया, तो तब आप उसको डायग्नोज करते हो, खुद को डायग्नोज करोगे या किसी पर्सन को करोगे कि उसको फोबिक डिसऑर्डर है। 3 कैटेगरीज बताई हैं फोबिक डिसऑर्डर की। एक अगोराफोबिया आता है, स्पेसिफिक फोबिया आ जाता है, एंड सोशल फोबिया आता है। स्पेसिफिक फोबिया अगोराफोबिया में आ जाता है आपको जो है वो फियर होता है या आप वो प्लेसेस और सिचुएशन को अवॉइड करते हो दैट माइट कॉज देम टू पैनिक, जो आपको पैनिक कर सकती हैं या जिनसे आपके लिए एस्केप होना मुश्किल होता है। तो उस तरह की जो ऑब्जेक्ट या प्लेसेस हैं जिनसे आपको फियर होता है उनको आप कहते हो अगोराफोबिया। स्पेसिफिक फोबिया में नेक्स्ट आपके पास आ जाता है
स्पेसिफिक फोबिया में आपको इरेशनल फियर होता है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से, जैसे कि उस सिचुएशन के लिहाज से कि अगर उसको जो है जैसे सपोज एरोप्लेन में ट्रैवल करने के लिए फियर कि कहीं जो है वो एरोप्लेन क्रैश ना कर जाए, तो एक स्पेसिफिक जो है वो सिचुएशन आ जाती है, तो उस फोबिया को आप कहते हो स्पेसिफिक फोबिया। फिर नेक्स्ट आता है सोशल फोबिया, जिसमें जो है वो सोशल या जो परफॉर्मेंस वाली सिचुएशंस होती हैं उसमें जो है वो पर्सन को जब एंजाइटी प्रोवोक हो, फियर हो उस सिचुएशन के लिहाज से, तो उसको कहते हैं सोशल फोबिया। यानी गैदरिंग के लिहाज से जो है वो, जैसे किसी इंगेजमेंट जो है वो सेरेमनी अटेंड करने के लिहाज से अगर उसको फियर है कि जो है वो, या पब्लिक प्लेसेस में खाने में जो खाना खाते हो उसको फियर हो जाता है, तो वो जो आ जाता है सोशल फोबिया आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें अगोराफोबिया की डिस्क्रिप्शन बताइए कि सबसे पहले डेफिनेशन बताइए कि फियर ऑफ बीइंग इन सिचुएशन वे एस्केप माइट बी डिफ़िकल्ट और एम्बैरसिंग, यानी वो सिचुएशन जिसमें उसके लिए एस्केप करना डिफ़िकल्ट होता है या एम्बैरसिंग होता है, या वो माइट नॉट बी अवेलेबल, हेल्प माइट नॉट बी अवेलेबल इन इवेंट ऑफ पैनिक सिम्टम, तो वो जो फियर होता है उसको आप कहते हो अगोरा फोबिया। यानी वो स्पेसिफिक प्लेस या सिचुएशन से फियर जिसमें आप एस्केप ना कर पाओ खुद को, या आपके पास कोई हेल्प करने के लिए अवेलेबल ना हो, या आपके लिए एम्बैरसिंग हो कि आपको एकदम वो पैनिक अटैक हो गया, तो आप एकदम पैनिक हो गए उस सिचुएशन में, या आप हो गया तो उसमें जो है वो, या आपको लगे कि आपको पैनिक सिम्टम्स आना शुरू हो गए, तो उस फियर को आप कहते हो अगोराफोबिया, या आपको डर हो कि आपको आ सकती है। नेक्स्ट बताया कि जो फियर होता है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है टू द एक्चुअल सिचुएशन। नॉर्मली एक जो सिचुएशन के लिए आते फियर होता है उससे ज़्यादा होता है, एंड 6 मंथ या से जो है वो जर्नी 6 मंथ तक हो या मोर अगर किसी पर्सन को है, या उसकी वजह से उसकी डेली रूटीन में फंक्शनिंग, डेली जो है वो लाइफ की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होनी है, तो तब आप उसको अगोराफोबिया डायग्नोज करते हो। नेक्स्ट ये बताया हुआ एग्जाम्पल बताई हुई है कि पर्सन जो अगोराफोबिया के साथ है उसको फियर हो सकता है 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के लिए फियर हो सकता है, ओपन स्पेसेस में, क्लोज प्लेसेस में, या एक पर्टिकुलर लाइन में खड़े होने के लिए आते क्राउड में, या जो है गोइंग होम, बीइंग आउटसाइड द होम अलोन, तो उस सारी सिचुएशन के इनमें से जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा सिचुएशन के लिए फियर एक पर्सन को हो सकता है। स्पेसिफिक फोबिया की बात करें तो स्पेसिफिक फोबिया को जो है वो आगे फॉलोइंग कैटेगरी में जो है वो कैटेगराइज किया गया, डिवाइड किया है। सबसे पहले नेचुरल या इन्वायरमेंटल फोबिया आ सकता है, जैसे किसी फियर ऑफ स्टॉर्म हो सकता है, आंधी तूफान का, वाटर का, हाइट का, या अदर नेचुरल जो फिनोमेना है उनके लिहाज से जो है वो पर्सन को फियर हो सकता है। ब्लड इंजेक्शन, कुछ लोगों को जो है पर्टिकुलर जो ब्लड का कलर है उससे जो है फियर होता है, यानी अगर उन्होंने किसी को जो है वो ब्लड देख लिया है तो उसके लिहाज से जो है, या कोई उनके सामने ट्रॉमेटिक इंजरी वगैरह हो गई है, या कोई मेडिकल प्रोसीजर जैसे इंजेक्शन वगैरह, तो उसके जो है वो उनको फियर हो सकता है। सिचुएशनल फोबिया की अगर बात की जाए तो इसमें जो है वो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन, यानी ब्रिज पे चढ़ते हुए या टनल के अंदर से जाते हुए, एलिवेटर, स्मॉल रूम, हॉस्पिटल, एरोप्लेन वगैरह में जो है वो, तो उनको स्पेसिफिक सिचुएशन के लिहाज से फियर हो सकता है कि कहीं ये एरोप्लेन क्रैश ना हो जाए, या हॉस्पिटल में एकदम जो है वो कोई इमरजेंसी ना हो जाए वगैरह वगैरह। एनिमल फोबिया में कोई स्पेसिफिक जो है वो एनिमल या इंसेक्ट से फोबिया हो सकता है पर्सन को, नॉर्मली डेवलप होता है चाइल्डहुड में, और उसके बाद थ्रू आउट जो है वो अडल्टहुड तक कंटिन्यू रहता है। कैट्स एंड डॉग, ये जो है वो कॉमन फोबिक ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत सारे लोगों के लिए। इसके अलावा अदर जो स्पेसिफिक फोबियाज आ जाते हैं उसमें आता है, जैसे बहुत सारे लोगों को होता है कि ड्राइव करते हुए कहीं वो फियर ऑफ गेटिंग लॉस्ट, के वो उनका बैलेंस ना जो है वो ख़राब हो जाए, या प्रॉपर तरीके से राइट लेफ्ट जो है वो ना ले पाए, तो ये फियर होता है जिसकी वजह से वो फिर जो है वो ड्राइव नहीं कर पाते प्रॉपरली। फिर लास्ट में आता है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया को हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पर्सन जो है वो सीवियरली एंशियस हो जाता है टू द पॉइंट ऑफ पैनिक और इनकैपेसिटेशन, इनकैपेसिटी जो है वो टेशन एंड व्हेन कन्फ्रंटिंग द सिचुएशन दैट इन्वॉल्व द पीपल, यानी कि उसमें जो है वो पर्सन को इतना ज़्यादा जो है वो उसमें जो है वो पैनिक हो जाता है, या इनकैपेसिटेशन मीन के उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जब उन सिचुएशन को जो है वो कन्फ्रंट करता है खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता, सीवियरली एंशियस हो जाता है उस सोशल गैदरिंग में, सोशल जो है वो सिचुएशन में, तो उसको आप कहते हो सोशल फोबिया। जैसे एग्जाम्पल बताइए, स्पीच करते हुए, या कोई सोशल एंगेजमेंट अकेले अटेंड करते हुए, या अपोजिट जो है वो सेक्स स्ट्रेंजर के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हुए, या मेकिंग कंप्लेन करने के दौरान जो है वो एकदम उसको फियर जो है वो हो सकता है। अदर सोशल फोबिया में आ जाता है, जैसे पब्लिक प्लेसेस में ईटिंग के लिए आते, पब्लिक वॉशरूम जो है वो यूज़ करने के लिए, या पब्लिक में कुछ लिखते हुए, या सेंटर ऑफ अटेंशन अगर वो बन गया दूसरों का, तो उस लिहाज से उसको जो है वो फियर हो सकता है। पर्सन जिसको एक या एक से ज़्यादा सोशल फोबिया होते हैं उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं जनरलाइज सोशल फोबिया।
नेक्स्ट आता है ऑनसेट एंड क्लिनिकल कोर्स। अगर स्पेसिफिक फोबिया की जो है वो ऑनसेट की बात की जाए तो ज़्यादा चाइल्डहुड में या एडोलसेंस में जो है वो हो सकते हैं। स्पेसिफिक फोबिया जो है वो परसिस्ट करते हैं फिर एडल्टहुड में एंड लाइफ लॉन्ग जो है वो 80% ऑफ द टाइम में। पीक एज जो देखी जाए सोशल फोबिया की तो मिडल एडोलसेंस होती हैं और समटाइम जो है वो ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो नॉर्मली शायद ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो सोशल फोबिया का कोर्स है वो कंटिन्यूस होता है और पर्सन जो है वो जो है मे बिकम लेस सीवियर, और ये जो सॉरी पर्सन ये डिसऑर्डर जो है वो फिर लेस सीवियर हो जाता है जैसे जैसे पर्सन जो है वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जाता है सोशल फोबिया के केस में। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। जो नॉर्मली फोबियाज के लिए जो है वो मेन बिहेवियरल थेरेपी जो है वो पेशेंट को दी जाती है जिसमें सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन आ जाता है एंड फ्लडिंग आ जाता है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की अगर बात की जाए इसमें जो है वो आगे हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले नीचे देख लें कि आपको बताया कि बिहेवियर थेरेपिस्ट जो है वो फोबिक डिसऑर्डर में उनका इनिशियली फोकस क्या होता है कि आपने पेशेंट को सिखाना है कि एंजाइटी है क्या, या किस तरीके से जो है वो आप हेल्प करते हो क्लाइंट को कि वो अपनी एंजाइटी के रिस्पॉन्स को आइडेंटिफाई करे। फिर उसको एंजाइटी जो है वो रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स हैं वो आपने सिखानी है, उसके गोल्स बनाने हैं, नहीं है उसको बताना है कि किस तरीके से अपने आप ये गोल्स को अचीव करके अपनी एंजाइटी को जो है उस फोबिक ऑब्जेक्ट के लिए आप मिनिमाइज़ कर सकते हो, या उसको जो है वो हेल्प करनी है कि किस तरीके से वो विजुलाइज कर सके उन फोबिक सिचुएशन को। तो इन शॉर्ट ये बिहेवियर थेरेपी हेल्प करेंगी पर्सन को उसकी सेल्फ स्टीम को बूस्टअप करने में, उसको सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने में। ठीक है, इसके अलावा जो है वो पॉजिटिव रीफ्रेमिंग एंड असर्टिव ट्रेनिंग भी जो है वो यूज़ की जा सकती है फोबिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। पॉजिटिव रीफ्रेमिंग टेक्निक जैसे हमने पीछे बात की थी कि इसमें नेगेटिव मैसेज को पॉजिटिव मैसेज में कन्वर्ट कर देना, और असर्टिव ट्रेनिंग में पर्सन को अगर कोई फियर है और उसको बताने के लिहाज से जो है वो नहीं बता पा रहा तो उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो कम्युनिकेट करके अपनी एंजाइटी को मिनिमाइज जो है वो कर सकता है। दो टेक्निक इसमें आ जाती हैं आपके पास। सिस्टमैटिक जो है वो डिसेंसिटाइजेशन फ्लडिंग दोनों इंपॉर्टेंट है, यूएचएस के पास पेपर के लिए आते दोनों बिहेवियरल थेरेपी है। सिस्टमैटिक को जो है वो आप सीरियल डिसेंसिटाइजेशन भी कहते हैं। इसमें पर्सन को आपने जो है वो थेरेपिस्ट ने जो है प्रोग्रेसिवली एक्सपोज करना है क्लाइंट को थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट में इन अ सेफ सेटिंग अनटिल द क्लाइंट एंजाइटी डिक्रीज, यानी आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट में से जो है वो एक्सपोज करना है। जैसे पर्सन को पर्टिकुलर एक लिजर्ड से जो है वो या किसी इंसेक्ट से जो है वो फियर है तो सबसे पहले आप उसको जो है वो लिजर्ड जो है वो दूर से दिखाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब लेके जाओ, फिर जो उसका प्लास्टिक का मॉडल है वो उसके हाथ में पकड़ाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जो रियल है इंसेक्ट हैं वो उसकी इमेजेस दिखाओ, एंड देन जो है वो उसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रियल के जो है वो करीब लेके आओ। तो यूँ उसका जो है वो ग्रेजुअली जब आप उसको एक्सपोज करते हो तो उसकी एंजाइटी डिक्रीज हो सकते हैं। जबकि फ्लडिंग की बात की जाए तो ये फॉर्म ऑफ रैपिड डिसेंसिटाइजेशन है जिसमें जो बिहेवियरल थेरेपिस्ट है वो पेशेंट को ऑल ऑफ सडन जो है वो कन्फ्रंट करवा देता है फोबिक ऑब्जेक्ट से जब तक कि उसकी एंजाइटी जो है वो डिक्रीज नहीं होती। इसका मेन गोल ये होता है कि आपने इसमें जो है पेशेंट का फियर जो है या उसका फोबिया जो है वो ख़त्म करना है एक इन 1 या 2 सेशन में। लेकिन नॉर्मली इस थेरेपी में जो है वो ये जो है ये हाईली जो है वो एंजाइटी प्रोड्यूसिंग हो सकती है, इसलिए जो है ये ट्रेन जो साइकोथेरेपिस्ट है वो इसको जो है वो कंडक्ट करता है अंडर कंट्रोल सर्कमस्टांसेस, ताकि कहीं ऐसा ना हो और पेशेंट की कॉन्सेंट के साथ कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट जो है वो स्ट्रेस को बियर ना कर सके और जो है वो कोई जो है मज़ीद कोई कॉम्प्लिकेशन में जो है ना जो है वो डेवलप ना हो सके। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये डीएसएम क्राइटेरिया बताया हुआ है फॉर स्पेसिफिक फोबिया को डायग्नोज करने के लिए। इसमें सबसे पहले अगर पर्सन को जो है अनरीजनेबल यानी उसकी कोई रीज़न नहीं है लेकिन उसको कॉन्टीन्यूस एक्सेसिव फियर है या इमीडिएट उसको एंजाइटी रिस्पॉन्स है, यानी उसको देख के जो है वो उसको फ़ौरन एंजाइटी हो जाता है एंड अवॉइडेंस, और उस फोबिक ऑब्जेक्ट की वजह से या उस फोबिक सिचुएशन के लाते वो उसको अवॉइड करता है, या एक्सट्रीम डिस्ट्रेस अगर उसको है या उसकी वजह से जो है उसकी जो है वो लाइफ में लिमिटेशन इन स्कूल वर्क या जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है, और इसका ड्यूरेशन जो सिम्टम का है वो एटलीस्ट 6 मंथ है, और ये सारे मतलब मिसाइल किसी और डिसऑर्डर की वजह से नहीं है, तो तब आप उसको जो है वो डायग्नोज करते हो कि इस पर्सन को स्पेसिफिक जो है वो फोबिया है। फिर उसके बाद आ जाता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की बात की जाए तो ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को एक्सेसिव या डिसप्रोपोर्शनेट जो है वो एंजाइटी हो सकती है अबाउट सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के लिहाज से, यानी वर्क, सोशल रिलेशनशिप और फाइनेंशियल मैटर के लिहाज से। इसमें जो पर्सन होता है वो एक्सेसिवली जो है वो वरी होता है, फील करता है हाईली एंशियस एटलीस्ट 50% ऑफ द टाइम जो है वो फॉर 6 मंथ और मोर, अपनी जो है वो इसमें अनएबल होता है कि वो टू कंट्रोल दिस फोकस ऑन वरी, एंड पर्सन को 3 या 3 से ज़्यादा सिम्टम हो सकते हैं जैसे ईजीनेस हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, मसल टेंशन
फटीग, डिफ़िकल्टी थिंकिंग या स्लीप ऑल्ट्रेशन जो है वो हो सकती है। आगे इसका मैं DSM का क्राइटेरिया बताती हूँ तो आपको ये वाली जो है वो पॉइंट क्लियर हो जाता है। बहुत सारे लोग जो जिनको क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है, फैमिली जो है वो सीन बाय फैमिली फिजिशियन देन बाय साइकेट्रिस्ट, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों में जो है जिनको क्रॉनिक डिसऑर्डर है तो उनको चांसेस होता है कि उनको जो है वो उसके साथ साथ जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर भी जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ग्रेटली डिमिनिश हो जाती है, स्पेशली ओल्ड एज में। ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बताया हुआ है आपकी बुक में। जिस जिस डिसऑर्डर का DSM का क्राइटेरिया बताया वो आपने लाजमी करना है। अगर कुछ ऐसे डिसऑर्डर हैं जिनका नहीं है तो वो आप स्किप कर सकते हो, बट वो सारे डिसऑर्डर जिनका क्राइटेरिया DSM का क्राइटेरिया बुक में है वो लाजमी आपने करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्राइटेरिया बताया DSM ने सबसे पहले, अगर किसी पर्सन को एक्सेसिव एंजाइटी या वरी है और वो मोर डेज है देन नॉट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, यानी उसको जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो एक्सेसिव एंजाइटी है, ज़्यादातर डे जो है वो एटलीस्ट 6 मंथ जो है वो ज़्यादातर दिन जो है वो उसको एंजाइटी वरी रहता है, ठीक है। किसी भी नंबर ऑफ इवेंट्स या एक्टिविटीज़ के लिहाज से या पर्सन को अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए, अपनी वरी को कंट्रोल करने के लिए डिफ़िकल्टी होती है, या एंजाइटी और वरी एसोसिएटेड होती है विद 3 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम में जैसे कि रेस्टलेसनेस है, या फीलिंग की अब उसको लगे कि वो लॉकअप हो गया, एज पे आ गया, अब उसको वहाँ से कोई बचा नहीं सकता, बीइंग इजीली फटीग, अगर जल्दी थक जाता है, या कॉन्सेंट्रेट करने के लिए जो है डिफ़िकल्टी होती है, उसको लगता है एकदम उसका माइंड ब्लैंक हो गया, इरिटेबिलिटी, मसल टेंशन, स्लीप प्रॉब्लम है। तो अगर इन 6 सिम्टम में से किसी पर्सन के 3 या 3 से ज़्यादा सिम्टम प्रेजेंट है और उसको 6 मंथ्स हो चुके हैं उनके अंदर ये सिम्टम प्रेजेंट हुए, और उन सारी इन सिम्टम की वजह से जो उसको वरी एंजाइटी होती है उसकी वजह से उसकी सिग्निफिकेंट लाइफ में जो है वो सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस आ गई, जिसकी वजह से सोशल, ऑक्यूपेशनल और द इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, तब आप उसको डायग्नोज करते हो कि इस पर्सन को जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। और ये डिस्टर्बेंस जो है वो किसी और जो है वो किसी सब्सटेंस अब्यूज़ या किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं है, और जो है वो ये डिस्टर्बेंस जो है वो किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से भी नहीं है, यानी नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर। तो तब आप उस पर्सन को डायग्नोज करते हो कि इसको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो DSM-5 ने बताया। तो अगर कोई पर्सन इसको मीट करता है तो तभी हम आप उसको डायग्नोज करते हैं। जैसे कि DSM को आपको पता होना चाहिए, DSM स्टैंड फॉर डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। कोई भी मेंटल डिसऑर्डर आप तब तक डायग्नोज नहीं कर सकते किसी पर्सन को जब तक कि वो जो DSM ने हमें क्राइटेरिया बताया उसको मीट करता है या नहीं करता। अगर मीट करेगा तो हम उसको डायग्नोज करेंगे कि इस पर्सन को ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर है, अगर नहीं तो फिर हम नहीं करेंगे। इसके साथ जो है वो फोबिया एंड पैनिक डिसऑर्डर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो OCD एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर करेंगे।